फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नॉवल माला जिसकी राइटर है निम्र अहमद, उसकी 19वीं एपिसोड का चौथा पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। जैसे जैसे कैलेंडर नवंबर के दिन आगे गुजर रहा था, इस्तांबुल की फ़िज़ा में खनकी बढ़ती जा रही थी। सरियार की उस सड़क के किनारे कशमाला मुबीन चल रही थी। पस मंज़र में अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊंचे टावर्स खड़े थे। फ़ोन कान से लगा रखा था। लंबे भूरे कोट के ऊपर क्रॉस बॉडी बैग पहने वो माही का ऑडियो मैसेज सुन रही थी, जिसमें उसने खिड़की पे खून फेंके जाने की दास्तान उथल पुथल सांसों के दरमियान सुनाई थी। मैसेज सुनते हुए माला के अब्रू भिंचे हुए और दान बेदर्दी से होंठ कुचल रहे थे। फ़ोन नीचे करके उसने जवाबी मैसेज रिकॉर्ड करना चाहा कि एहसास हुआ कि एक स्याहकार उसके करीब आके रुकी है। वो चौंक के पलटी। कार की प्लेट देख के माथे के बल ढीले हुए, गहरी सांस खारिज की। वो इस गुफ्तगू के लिए तैयार थी। पिछली सीट का शीशा नीचे हुआ और माहिर फरीद का चेहरा दिखाई दिया। मैंने कहा था हम ऑफिस साथ जाएंगे। उसका इशारा सुबह वाले टेक्स्ट की जानिब था और मैंने जवाब में कहा था कि मैं अपनी आदतें ख़राब नहीं करना चाहती। वो मोबाइल वाला हाथ नीचे किए मुस्कुराहट दबाए बोली, हमने एक ही जगह जाना है। माहिर ने हाथ से इशारा किया, यानी अंदर बैठ जाओ। तुमने कहा था मैं कैद नहीं हूँ, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकती हूँ। इस सर्दी में सुबह सुबह घूम फिर कर तुमने क्या करना है? कहीं भी रुक के कॉफ़ी और डोनट खरीद सकती हूँ। तुम्हारी जजमेंटल नज़रों के खौफ से आज़ाद होके आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है ताकि तुम्हारे ऑफिस वाले मुझे भी तुम्हारी तरह समझे, साइकोपैथ विद डॉलर्स? आंखें घुमाई। माहिर धीरे से हंस दिया। ड्राइवर उर्दल की मुस्कुराहट भी बैक व्यू मिरर में दिखाई दी। ये इस नाम से बेहतर है जो बैरबल की बेकरी के मुलाजमों ने उसका रखा है। क्या? पिनोक्चियो? कशमाला खिलखिला के हंसती। वाकई तुम्हारा निकनेम ज़्यादा बेहतर है। वो अभी तक हंस रही थी, सड़क किनारे खड़ी, गर्दन कार की खिड़की पे झुकाए। तुमने कभी ऑफिस वालों की तसही नहीं की? किस चीज़ की तसही? उन्होंने तुम्हें गूगल किया होगा और वो अफवाह पड़ी होगी ना तुम्हारे बारे, वो इनसेन असाइलम वाली। वो अफवाह नहीं है। माला चलो में कुछ बोल ना सकी, छम्मे से पीछे को हुई। क्या वो मजाक कर रहा था? तुम्हारी कार का नंबर 555 क्यों है? बिना सोचे समझे पूछा। हर दफ़ा उसकी कार देख के वो ये सोचती थी, लेकिन पूछने का मौका नहीं मिलता था। क्योंकि ये मेरा नंबर है। तुम्हारा लकी नंबर? नहीं, सिर्फ नंबर। उसने बटन दबाया। शीशा ऊपर उठता गया और दोनों के दरमियान हाइल हो गया। कशमाला को उसमें अपना अक्स दिखाई दे रहा था। उसके सर पर जमी टोपी में से चंद बाल निकल रहे थे। बेइख्तियार बाल टोपी में अड़से। तब तक कार आगे बढ़ गई। वो आंखें छोटी की उसे दूर जाते देखती रही। उसने ये बात गुज़श्ता माह साल में चंद एक दफ़ा सुनी थी, असली कैफ जमाल से, इंटरनेट पे की गई सर्च से और शायद किसी मकाम पे ज़्यादा से भी। उसे ठीक से याद नहीं था, लेकिन तब ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा था कि बैठ के सोचने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त उसने यकीन भी कर लिया था, लेकिन अब जहाँ बहुत सारी धुन छट चुकी थी, उसका जहन ये मानने से इनकारी था कि माहिर फरीद जैसा इंसान कभी किसी ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल हो सकता है। साइकोपैथ ऐसे नहीं होते, या हो सकते हैं। क्या वो वाकई माहिर फरीद को जानती थी? कैफ की इमारत आज कुछ ज़्यादा ही बेरौनक थी। शायद आज बहुत से वर्कर्स का वर्क फ्रॉम होम था, या शायद उसके टैब की खाली स्क्रीन उसका मुंह चिढ़ा रही थी। क्या बनाए वो? कोई चीज़ इंस्पायर नहीं कर पा रही थी। स्क्रीन को देखते देखते जब उसकी आंखें थक गई तो माला ने उन्हें मसला। फिर उंगलियों को देखा तो पूरों पे मस्कारे के धब्बे थे। उफ! वो कोफा से उठी और मेन हॉल की बगली राहदारी की तरफ आई, जहाँ वाशरूम्स बने थे। माहिर बे का नंबर 555 क्यों है? वाशरूम एरिया की रोशनियाँ तेज़ सफ़ेद और फ़िज़ा ऑर्किड की खुशबू से मुअत्तर थी। दीवार गिर आईने के सामने चंद सिंक बने थे। एक तो से शबनम टेक लगाए हुए थी, गर्दन मोबाइल पर झुकी थी। माला ने नल खोलते हुए सवाल दागा, ये उनका नंबर है? वो बेचैनी से मोबाइल पे बटन दबा रही थी। माला ने अपने अक्स को देखते हुए गीले टिश्यू की नोक से आंख के किनारे साफ किए। लकी नंबर है क्या? फ़ोन नंबर, कार की नंबर प्लेट, हर जगह वो इतने सारे 5 क्यों इस्तेमाल करता है? जूते से ट्रैश कैन का लीवर दबाया। उसका मुंह खुल गया। टिश्यू उसमें फेंका। ट्रैश कैन ने फ़ौरन उसे हड़प करके मुंह बंद कर लिया। उनकी डेट ऑफ बर्थ है ना? 5 मई। ओह! माला चौंक के उसकी तरफ घूमी, लेकिन शबनम वहाँ मतवज्जे नहीं थी। वो अंगूठे का नाखून दांत से कुतर रही थी। उसे अनब्लॉक तो नहीं कर दिया? शबनम ने चौंक के चेहरा उठाया। कौन? हलील? नहीं, वो तो ब्लॉक्ड है, लेकिन गुलाबी पड़ते गंजे नाखून वाला अंगूठा नीचे किया और सर झुका दिया। लेकिन अब कोई और है। माला आईने की तरफ पुश्त किए यूँ खड़ी थी कि दोनों हथेलियाँ दाएं बाएं वॉश बेसिन पे जमी थी। शबनम के दांतों ने अब होंठ को कुतरना शुरू कर दिया। क्या ये हलील से बेहतर है? बात ये नहीं है कि वो बेहतर था या ये। शबनम ने आंखें उठाई तो ऐनक के शीशों के पार नमी थी। ये अच्छा है, मेरे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है, लेकिन मसला वो नहीं है।
मसला मैं हूँ, यानी मैं एक दफ़ा फिर उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। हलील को ब्लॉक करने के बाद मुझे लगा था मैं आज़ाद हो गई हूँ और दोबारा कोई मर्द मुझे ऐसे महसूस नहीं करवाएगा, लेकिन अब उसने मोबाइल स्क्रीन माला के सामने लहराई। चेहरा रूहान सा हो गया, वही बेचैनी, वही तकलीफ़, घंटों उसके मैसेज का इंतज़ार। वो मैसेज ना करे तो मुझे परेशानी होने लगती। मैं क्या करूँ? क्या ये हमेशा होता रहेगा? हाँ, ये हमेशा होता रहेगा, क्योंकि कशमाला पलटी और नल के किनारे से 2 चीज़ें उठाएं, एक नकली ऑर्किड का गमला और एक हैंड वॉश की बोतल। शबनम चौंक के उसे देखने लगी। ये गमला हलील है, वो मर्द जो ज़िंदगी से निकल गया। गमला ज़ोर से सिंक के संगमरमर पर रखा। और ये हैंड वॉश तुम्हारा अगला रिलेशनशिप है, वो मर्द जो आगे आएगा। हैंड वॉश की बोतल गमले से 1 फुट के फासले पर रखी। इन दोनों के दरमियान का फासला तुम्हारी नॉर्मल ज़िंदगी है। जब हलील तुम्हारी ज़िंदगी में था तो तुम हर वक्त बेचैन और बेकरार रहती थी, उसके एक एक मैसेज का इंतज़ार करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद माला ने उंगली से दरमियानी फासले की जानिब इशारा किया। तुम बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी, तुम्हें किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं रहता था और तुम्हें लगता था कि तुम खुश हो। लेकिन फिर उंगली हैंड वॉश पे रखी, एक नया शख्स आया और तुम उसी बेचैनी का शिकार हो गई। शबनम ने धीरे से सर हिलाया। ऐसा ही है और ये हमेशा होता रहेगा। ज़िंदगी में नए नए लोग आएंगे। और माला अब मज़ीद चीज़ें उठाने लगी, सैनिटाइज़र, टिश्यू बॉक्स, एक और गमला, और उन्हें कतार में हैंड वॉश के आगे रखती गई। ये वो तमाम मर्द हैं जो तुम्हें ज़िंदगी में मिलेंगे। इनमें से किसी को तुम पसंद नहीं आओगी, कोई तुम्हें पसंद नहीं आएगा। लेकिन शादी करना चाहती हो तो बहुत से लोगों से मिलना तो होगा। हर 2 इंसानों के दरमियान एक गैप होगा। शबनम गौर से उसके हाथों को देख रही थी। हर गैप के दरमियान तुम खुद को अच्छा महसूस करोगी, आज़ाद, खुश। लेकिन जैसे ही कोई मर्द ज़िंदगी में आएगा तुम दोबारा से उसके आगे बेबस हो जाओगी। मगर क्यों? क्योंकि ये बेचैनी और परेशानी जो तुम्हें किसी के मैसेज का इंतज़ार करते वक्त महसूस होती है, वो दरअसल तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम्हें वो रिलेशनशिप में बहुत बड़ी होके दिखाई देती है, लेकिन जब कोई मर्द नहीं होता और तुम गैप पीरियड में होती हो, तब ये मर्द की तरफ से नहीं मिलती तो तुम खुश हो जाती हो कि ये ख़त्म हो गई। मगर ये दूसरे मामलात में ज़रूर ज़ाहिर होती है, तुम्हारे काम में, किसी ऑनलाइन ऑर्डर के इंतज़ार में, किसी दोस्त की अधूरी बात को मुकम्मल जानने के तजस्सुस में। ये एंग्जाइटी तुम्हारी ज़ात का हिस्सा बन चुकी है। यानी जैसे ही कोई मर्द मेरी ज़िंदगी में आएगा, ये एंग्जाइटी इस रिश्ते में दाखिल हो जाएगी, और जब वो मर्द चला जाएगा तो ये दूसरे मामलात में घुसी रहेगी। अगर तुम्हें इस फीलिंग से निजात चाहिए तो मुझे गैप के दौरान अपनी एंग्जाइटी पे काम करना होगा। बिल्कुल, जब तुम आम जिंदगी में इस एंग्जाइटी पे काबू पा लोगी और ख़ुद को साबिर और रिलैक्स रखना सीख लोगी तो ये एंग्जाइटी अगले रिश्ते में दाखिल नहीं होगी, वरना ये सारी ज़िंदगी हर मामले में तुम्हारा पीछा करती रहेगी। कल को तुम्हारी शादी होगी तो ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के रिश्ते के दरमियान भी आ जाएगी। इसलिए वो आगे बढ़ी और चीज़ें वापस अपनी जगह पर रखने लगी। अभी से इस पर काम करो। और कैसे काम करूँ? कशमाला ने मुड़ के घूर के उसको देखा। जैसे मैंने पहले बताया था, खुद से पूछो कि तुम क्या महसूस कर रही हो, तुम्हारे जिस्म में दर्द कहाँ है, और उस दर्द का रंग याद है, खुद से पूछो। सेल्फ चेक इन शबनम किसी सबक की तरह दोहराने लगी। फिर याद आया, तुम्हारे काम का क्या हुआ? तुम्हारे बॉस के इस बोरिंग ऑफिस ने दिमाग मज़ीद बंद कर दिया, इसलिए मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ शायद मुझे कोई इंस्पायरेशन मिल जाए। माहिर बे ने पूछा तो कह देना, माला अपनी मर्ज़ी की मालिक है। मुस्कुरा के कंधे झटके और आगे बढ़ गई। उसे उस कर्मजी इमारत की दीवारों पे एक बहुत खूबसूरत सा मंजर पेंट करना था। क्यों ना वो एक ऐसी जगह जाए जिसकी दीवारों पे किसी ने एक शाहकार पेंट कर रखा हो। माला जब पेनोरामा म्यूज़ियम पहुंची तो आसमान बादलों से स्याह हो चुका था, लेकिन न जाने क्यों वो बरस नहीं रहे थे। हर वक्त भीगा रहने वाला इस्तांबुल आज पानी को तरसा हुआ था। ये एक ऐसा म्यूज़ियम था जहाँ सियाह कम थे और मकामी अफराद ज़्यादा। ये उस कौम के लिए कबूल वतनी से जुड़ा म्यूज़ियम था। नीचे गैलरी में अवेज़ा फ्रेम 1453 की जंग की दास्तान सुना रहे थे। अलबत्ता उसकी दिलचस्पी की जगह बलाई मंजिल थी। वहाँ एक पैनोरामा बना था। पेंट शुदा आसमान, हॉल की गुलाई में घूमती दीवारें भी पेंट शुदा थी। उन पे जंग का 3D मंजर बना था। गोले बारूद की ज़ोरदार आवाज़ें, आसमान की गरज, जंगी म्यूज़िक, कहीं जर्नैलों की ललकार, दीवारों के सामने रखी तोपें और असली जंगी साजो सामान। वो किसी एक्साइटेड से बच्चे की तरह घूम फिर के सारे को देखने लगी। यूँ लगता था जैसे वो किसी जंग के मैदान में हो, कदीम ज़मानों की वो जंग जिसने उस शहर को फतह करवाया था। तब इस्तांबुल का नाम कुस्तुनतुनिया। तो मुझे ढूंढ रही थी?
किसी ने उसके कान के करीब उर्दू में कहा। वो एकदम डर के दूर हटी, फिर एड़ियों पे घूमी। अगले पल वो साकित रह गई। सुनहरी बालों वाला नौजवान उसके सामने खड़ा था, जेबों में हाथ डाले, चेहरे पे मुस्कुराहट, हुडी की टोपी सर पर गिराए। मेरा स्केच बनवाने की क्या ज़रूरत थी? तुम हवा के दोष पे कह देती। उंगली गोल गोल घुमाई कि आलियान मुझसे मिलने आ जाओ, और मैं आ जाता। सीने पर हाथ रख के सर झुकाया, फिर सीधा हुआ। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। तुम भी मेरा स्केच बना सकती थी, लेकिन शायद तुमने उस रोज़ मुझे ठीक से देखा नहीं था। डोनर लेते वक्त हमने इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी, भूल गई? माला ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन अल्फाज हलक में अटक गए। कुछ था जिसने उसके सारे वजूद को पकड़ लिया था। तुमसे बोला नहीं जा रहा है ना? तुम्हारी गर्दन को कोई पकड़ रहा है जैसे। आलियान रेलिंग की तरफ पुश्त किए खड़ा था। वो रेलिंग जिसके अकब में जंग का मंजर था और वो उससे 2 फुट के फासले पर साकित खड़ी थी, बेयकीनी से साकित। क्या ये सरकार था? उसका जहन मुंजमद था, किसी किस्म का किनारा मिलाने से कासिर। मैं उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद शोर था या उस शख्स का असर। अल्फाज झलक में फंस गए। हम कज़न्स हैं। क्या तुम्हें हिलाल ने नहीं बताया? हिलाल? वो चौंकी। अपनी आवाज़ मुख्तलिफ सी सुनाई दी। बदर मेरे पास है। एकदम जैसे बहुत सा खून माला के चेहरे पे सिमट आया। उसे लगा वो उस पर झपट पड़ेगी, लेकिन कदम हिलने से इनकारी थे। अगर तुमने इस जगह कोई रिएक्शन दिखाया तो बदर तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। उसकी मुठ्ठियाँ भिंच गई जब से सांस अंदर खींची। मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो? उसने खुद को घर्राते सुना। वो मजमे के दरमियान उसके साथ तन्हा खड़ी थी। उसे चिल्लाना चाहिए, पुलिस, सिक्योरिटी, किसी को बुलाना चाहिए। वो क्यों नहीं बुला पा रही? अगर बदर मेरे पास ना होता तो मैं क्यों ये दावा करता? कज़न। अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया, फिर आवाज़ धीमी की। मैंने तुम्हें ज़ारा के हाथ पैगाम भिजवाया था कि बदर मेरे पास है। उसने नहीं बताया? कौन ज़ारा? उसने अचंभे से उस नौजवान को देखा। वो किस ज़ारा की बात कर रहा था? उसकी तो कोई फ्रेंड या रिश्तेदार का नाम ज़ारा ना था। बदर मेरे पास बिल्कुल महफूज है। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, बस थोड़ा उंगली और अंगूठे के दरमियान फासला बना के दिखाया। थोड़ा शरपसंद हूँ। मुझे पुरसुकून दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैं जानबूझ के केओस पैदा करता हूँ, फिर उसे खुद ही तवाज़ुन पे ले आता हूँ। साइड हॉबी? हाथ नीचे गिराया और मुस्कुरा के उसे देखा। वो इन्हीं अजीब सी नज़रों से उसे देख रही थी। क्या वो हैरान ज़्यादा थी या बेयकीन? आलियान। मेरा नाम आलियान है। हो सकता है हिलाल ने तुम्हें ना बताया हो। स्वीट गर्ल, हम एक साथ कैद थे। फिर रुक के तसही की। मैं कैद नहीं था। मेरी कैद उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब मैंने नगीना बेगम को अपनी माँ तस्लीम कर लिया था। हालांकि मेरी बायोलॉजिकल मदर, उसकी तरफ इशारा किया, तुम्हारी आंटी कबीरा थी। पस मंज़र में कोई गोला फटा, चीखों की आवाज़ें गूंजी। और रही हिलाल तो वो अपने भाई की तरह ज़िद्दी निकली। अगर वो नगीना बेगम की सुन लेती तो उसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह आसान होती। आलियान को शोर के बायस ऊंचा बोलना पड़ रहा था। वो यकटिक उसे देख रही थी। वो असर जिसके ज़ेर होके वो चंद लम्हे पहले बोलने से माजूर हो चुकी थी, वो धीरे धीरे ज़ायल होने लगा। अब वहाँ सिर्फ हैरत थी, अचंभा था। ये था सरकार, उस शख्स ने उसका बच्चा अगवा किया था। अगर मेरा तारुफ हज़म हो गया हो तो हम काम की बात करें। मेरा बेटा तुम्हारे पास है। वो अब गुस्से में नहीं थी, वो जैसे उलझन से सवाल पूछ रही थी। कहा ना वो मेरे पास है। तुम ठीक थी माला। एक नया सरकार अपना वजूद रखता है। मैंने अपनी माँ की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। तुम ठीक थी, और तुम्हारे ख्वाब भी, जिनमें तुम मुझे देखती आई हो, वो अगला सांस न ले सकी। तुम्हें कैसे? मैं सरकार हूँ, और सरकार बनने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, इसके बदले में मुझे बहुत सी आंखें मिली हैं जो मेरे दोस्तों और दुश्मनों का पीछा करती है। बदर से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? वो अभी तक आंखों में शक और उलझन लिए उसे देख रही थी। उसका कसूर यह है कि वो ज़ियाद सुल्तान का बेटा है और ज़ियाद मेरा दुश्मन है। लेकिन आलियान ने टोपी के नीचे से बाल खुजाए। आई एम रियली सॉरी, इस सारी मुश्किल के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें उठानी पड़ी। सॉरी? उसने पलकें झुकाई। क्या वो अपने होश में था या किसी ड्रग के ज़ेर असर था? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये वो आखिरी तकलीफ़ है जो तुम्हें मेरी तरफ से मिली है, क्योंकि मैं तुम्हें बदर वापस कर दूँगा अगर। माला का सांस रुक गया। अगर क्या? वो उसकी आंखों से निगाहें नहीं हटा पा रही थी। अगर तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। आलियान ने उसकी आंखों में देखा, और उस लम्हे कशमाला मुबीन को एहसास हुआ कि अगर वो उसे गलाता की छत से कूद जाने को कहे तो वो बिना सोचे समझे ये कर देगी। अगर वो उससे उसकी सारी उम्र की कमाई से दोहरी रकम भी मांग ले तो वो खुद को गिरवी रखवा के रकम अदा कर देगी। वो कुछ भी करने को तैयार थी।
क्या चाहते हो, क्या करूं मैं? आलियान ने जवाब नहीं दिया, अपना सफ़ेद हाथ जेब में डाला और जब वो बाहर आया तो उसमें एक मोबाइल था, स्क्रीन अपनी तरफ किए वो अब एक नंबर मिला रहा था, शायद वीडियो कॉल, हल क्योंकि राब्ता मिलने की टोन सुनाई दी। वो मोबाइल की पुश्त देख सकती थी और मध्यम सी आवाज़ भी सुन सकती थी। क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? अगर मुझे ब्लैकमेल करके? एक नागवार से नस्वानी आवाज़ गूंजी। 10 कब के बज गए ज़ारा, तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई। देखो मैं किसके साथ हूँ। कहते हुए आलियान ने रुख मोड़ा, यूँ कि अब वो कशमारा के साथ खड़ा था और मोबाइल सेल्फी के अंदाज में उठा रखा था। स्क्रीन पे ज़ारीना फरीद का बिगड़ा बिगड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। वो गुस्से में कुछ कह रही थी, उसकी निगाह माला पे पड़ी, एकदम उसका चेहरा मुंजमद हो गया। अगले ही लम्हे स्क्रीन स्याह हो गई। आलियान ने हंस के सर झटका और मोबाइल जेब में डाला, फिर उसकी तरफ पलटा। अब वो उसके बहुत करीब था। वो उसके आफ्टर शेव की खुशबू भी सूंघ सकती थी। मैं बदर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा अगर तुम एक सच बोलने पे तैयार हो जाओ। कैसा सच? उसका जहन साए साए कर रहा था। ज़ारा, ये वाली ज़ारा कैसे? तुम्हें माहिर को वो बताना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इर्द गिर्द फैले स्याह और गोले बारूद से लैस मंजरनामा सब जैसे गायब हो गया था। बस वो थी और साथ सरगोशी में कहता हुडी वाला नौजवान, ज़ारीना फरीद मेरी क्लाइंट है और उसने अपने बाप पे जादू करवा के उसको ट्यूमर का शिकार किया है। कशमाला टकर टकर उसे देखे गई, ऐसे जैसे किसी दीवाने का चेहरा देखते हैं। टेक्निकली उसने मुझे माहिर पे जादू करने का कहा था ताकि उन दोनों की शादी हो जाए, मगर मैं माहिर के रेडार पे नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने उसके बजाय मालिक फरीद पे एक अमल शुरू कर दिया जिससे उनका ट्यूमर रिकरिंग होके वापस आ गया। और रेस्ट इन हिस्ट्री। वो उसी अंदाज में मुस्कुराया। वो अभी तक जैसे समझ नहीं पा रही थी, कोई कैसे इस तरह मुस्कुरा के ये सब कह सकता है? क्या मतलब? ज़ारा क्यों? उस दराज कद सुनहरी बालों वाले नौजवान के अल्फाज उससे टकरा के वापस पलट रहे थे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? आलिया ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। ज़ारा की माहिर से मंगनी मेरे जादू का नतीजा है। मालिक फरीद की बीमारी भी मेरे जादू का नतीजा है और इसके लिए ज़ारा ने मुझे एक खतीर रकम अदा की है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अभी उसे वीडियो कॉल पे देखा, क्या वो भी झूठ था? माला ने कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ था फिजा में, अल्फाज हलक तक फंस गए। और ये वो सच है जो तुम जाके माहिर फरीद को बताओगी। जिस दिन तुम माहिर को ये सच बता दोगी उस रात बदर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। घर यानी माहिर के अपार्टमेंट में जहाँ तुम रह रही हो। फैसला तुम्हारा है। वो मुस्कुरा के उसे देखते हुए कदम कदम पीछे हटने लगा, फिर पेशानी तक 2 उंगलियां ले जाकर सलाम किया और पलट गया। वो उसी तरह वहाँ खड़ी रही कितनी देर। साकित जामिद फिर बदिक्कत करीब बने जीने पर बैठी, गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की क्योंकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये कैसा एहसास था जिसने उसे जग कर लिया था? उसने सिक्योरिटी को क्यों कॉल नहीं की? उसने पुलिस क्यों नहीं बुलवाई? वो अपना फ़ोन तक नहीं निकाल सकी। उसका सारा खून सिमट के चेहरे में आ गया। वो कह रहा था उसने बदर को अगवा किया। इतने महीनों की तकलीफ, किसी बच्चे की जली हुई लाश, बदर को किसी कोरियर के हाथों इस्तांबुल पहुंचाना, सब उसका काम था। उफ, उसने उसका मुंह क्यों नहीं नोच लिया? वो शहर अब टूट चुका था। वो बेख्तियार जीने उतरने लगी। उसे उसके पीछे भागना था। स्याहों का समंदर उस तरफ आ रहा था। स्कूल का ग्रुप टूर। वो बहुत से लोगों से टकराई, बहुत से सॉरी कहे, लेकिन जब तक वो एग्जिट तक पहुंची वो नौजवान कहीं नहीं था। जीनों से ऊपर जंग उसी ज़ोरों शोर से जारी थी। वो वापस ऑफिस नहीं गई। उसने माहिर को भी कुछ नहीं बताया। बादल भी नहीं बरसे, दोनों ही तैयार नहीं थे। ऊपर से बैरबल की कॉल आ गई। वो पहली दफ़ा उससे फेवर मांग रहा था। वो हनीमून पे था और चाहता था कि माला बेकरी जाके आज के अकाउंट्स देख ले और पैसों का हिसाब किताब कर ले, क्योंकि कल बेकरी के पास एक कैटरिंग ऑर्डर था। आम हालात में वो बैरबल को ज़रूर जताती कि वो फारिग नहीं है, लेकिन इस वक्त ये गनीमत था। वो माहिर का सामना करने से बच जाएगी। अभी उसे इस सब को जज़ब करना था जो आलियान ने उसे बताया था। यानी आलियान के बारे में मेरी सारी थ्योरीज गलत साबित हुई। माही ने सुनते ही मायूसी का इजहार किया था। वो इस वक्त बेकरी के काउंटर के ऊंचे स्टूल पर बैठी थी और कानों में हैंड्स फ्री लगे थे। सामने स्क्रीन पे बेकरी का पोर्टल खुला था। वैसे क्या वो वाकई आलियान था? वो लड़का जिसके बारे में बचपन से हम सुनते आए हैं कि उफ, कबीरा ताई से इन टच होगा वो क्या? तुम्हें उसकी पड़ी है। तुम वो नहीं सुन रही जो मैं बता रही हूँ। बदर, माही बदर उसके पास है।
वो घर्राई। सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अब माही पे निकलनी थी। गुजरते हुए स्टाफ ने घूर के उसे देखा। वहाँ किसी को भी उसकी मदाखलत पसंद नहीं आई थी। वो जब से आके बैठी थी वो लोग उसके साथ तामुल नहीं कर रहे थे। अजीब कौम थी ये, ज़बान नहीं समझते थे या समझने की अदाकारी करते थे, और हद दर्जे के सुस्त। हाँ मगर माही धीमी हुई। उसने क्यों किया बदर को अगवा? वो कहना चाहती थी कि देखो माही, मेरा बदर जिंदा है, सबके बच्चे नहीं मर जाते, देखो मैं दुरुस्त थी। लेकिन उसने गहरी सांस लेकर सब कुछ अंदर दबा दिया। पता नहीं, ज़ियाद से दुश्मनी शायद, और वो सिर्फ इसलिए बदर को छोड़ देगा अगर तुम माहिर और ज़ारा की मंगनी तोड़वा दो। मंगनी तोड़वाने का नहीं कहा, सिर्फ बताने का कहा है। इस बताने का अंजाम यही होगा ना? वो दोनों तरफ खामोशी छा गई। वो लब काटती स्क्रीन को देखे गई। तुम्हें माहिर को बता देना चाहिए। ऐसे कैसे बता दूँ? क्या मालूम वो झूठ बोल रहा हो। फिर ज़ारा ने उसकी वीडियो कॉल क्यों उठाई? ज़ाहिर है वो एक दूसरे को जानते हैं। मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। यानी तुम उन दोनों के दरमियान आ सकती हो? माहिर चौंकी, फिर उसकी आवाज़ में तशवीश तराई। माला, तुम्हारे और माहिर के दरमियान क्या चल रहा है? पहले गलत फहमियाँ थी, अब वो नहीं रही। बाकी वो मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं। उसके दो टोक अंदाज पे माही मज़ीद कुछ न कह सकी। अब तुम क्या करोगी? वही सोच रही हूँ। बाहर से बादलों के ज़ोर से गरजने की आवाज़ आई तो उसने चेहरा उठाया। बेकरी पे रश आज मामूल से बहुत कम था। इक्का दुक्का लोग आते और चले जाते। ग्लास वॉल्स के बाहर मगरिब फैल चुकी थी और आसमान बादलों से स्याह था। मगर ना जाने उन्हें किस चीज़ ने रोक रखा था, और ना जाने उसे किस चीज़ ने रोक रखा था। उसने कई दफ़ा मोबाइल उठाया और माहिर के नंबर पे अंगूठा रखा, फिर उसे नीचे कर दिया। वो उसे क्या बताए, कितना बताए? नो फिल्टर, नो जजमेंट का दावा करना आसान था, पूरा करना बहुत मुश्किल। क्या अजीब हिसाब किताब है। वो अब अपनी झुंझलाहट पोर्टल पर निकाल रही थी। ठक ठक कीज दबाती, माथे पे बल दिए, मोबाइल चेहरे के करीब किए। वो बैरबल को मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज रही थी। इस दौरान दरवाज़ा बहुत दफ़ा खुला और बंद हुआ। उसने सर नहीं उठाया, लेकिन इस दफ़ा उसने दरवाज़ा खुलने से पहले एकदम चेहरा उठाया। जानती थी अगले ही लम्हे वो चौखट पे नमूदार हुआ। माला के होंठों पे मुस्कुराहट दराई, उंगलियां कीबोर्ड से हटाई और पीछे को हुई, जैसे कंधों का तनाव एकदम से ख़त्म हो गया हो। क्या शहर में कोई दूसरी कॉफ़ी शॉप नहीं मिली? वो मुस्कुरा के खड़ी हुई। इस वक्त तक सारी अच्छी कॉफ़ी शॉप्स बंद हो चुकी होती हैं। वो टाई ढीली करता मुस्कुराते हुए काउंटर के करीब चला आया। बाहर सीता तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन माला ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। डार्क रोस्ट, मीडियम, 1 मिल्क, नो शुगर। उसे उसका कॉफ़ी ऑर्डर याद था, कभी भूला ही नहीं था। वो कनाडा के उस मॉल की कॉफ़ी शॉप में कैप पहने खड़ी थी और वो उसके सामने खड़ा कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहा था। इस वक्त सिर्फ टी कैफ, लेकिन अच्छी बनाना। अब्रू उठा के तनबी की। वो कॉफ़ी मशीन की तरफ जाते जाते चौंकी। पहले वो शाम में डी कैफ नहीं लेता था, सिर्फ वक्त बदला था। या कॉफ़ी पीने वाला भी। सुना आज तुम इंस्पायरेशन के लिए सिटी टूर पे निकली थी, कुछ इंस्पायर किया? भाप उड़ाता कप काउंटर पर रखा तो वो जो ऊंचे बार स्टूल पर बैठा था कप अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला। माला ने चौंक के उसे देखा। तुम्हें किसने बताया? साथ ही थूक निकला शबनम ने। माही ने कॉफ़ी की पूरी सतह को देखा और फिर उसे। ब्राउन क्यों? वो मुस्कुरा दी। पर्पल क्यों? एक डील करते हैं। घूट भर के कप नीचे रखा। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नंबर 555 क्यों है, तो क्या तुम बता दोगी कि ब्राउन क्यों है? अब देर हो चुकी है, मैं शबनम से पूछ चुकी हूँ, ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। माही ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। मैं क्या करूँ जो तुम बताओगी? एक सवाल। उसने इंग्लिश शहादत उठा के दिखाई। एक सवाल का जवाब दोगे? श्योर। माही ने मुस्कुराहट दबाई और एक और घूंट भरा, फिर दाएं तरफ देखा जहाँ स्टाफ ठक्का ठक खिड़कियाँ बंद कर रहा था। वो कुछ कहने लगा, फिर रुक के उसे देखा। तुम यहाँ बैठना चाहती हो या नहीं? इनको क्लोजिंग करने दें। एक तेज़ निगाह बाहर सीता लड़की पर डाली, जो खटाखट दरवाज़ों में चीज़ें दुरुस्त करके उन्हें बंद कर रही थी, और झुक के अपना बैग और एक खड़कता हुआ शॉपिंग बैग उठा लिया। मुझे तुमसे एक और बात भी करनी थी, इसके बाद मैं घर जाऊंगी। माई ने घूंट में कॉफ़ी ख़त्म की, कप काउंटर पर रखा। बाहर सीता को इशारा किया। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी, कप उठाया, काउंटर पर गिरा, एक कतरा पूंछा, मुस्कुरा के माहिर को शब बखैर कहा। वापस माला को देखा और मुस्कुराहट सिमट गई। एक उजड़ती निगाह उस पर डाल के किचन की तरफ बढ़ गई। वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। ठंड बढ़ती जा रही थी, मगर आसमान अभी तक जब्त किए हुए था। कहीं कहीं बिजली चमकती और सारे को रोशन कर देती, फिर अंधेरा छा जाता, खुश्क अंधेरा। अपना सवाल पूछो। वो सड़क किनारे चल रहे थे जब माहिर ने उसे याद दिलाया। उसकी खामोशी पे गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो शॉपिंग बैग से कुछ निकाल रही थी। हाथ बाहर आया तो एक नीली गर्म टोपी थी, जिसके ऊपरी सिरे पे उनकी गेंद पॉम पॉम थी।
ये टोपी तुम्हें 20-25 साल पहले लेनी चाहिए थी। वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था, जो टोपी को ज़बरदस्ती खींच के सर पर फिट कर रही थी, और भला आखिर वो फिट आ गई। ये अपने लिए नहीं ली, बदर के लिए ली है। माहिर की मुस्कुराहट थम गई, निगाह शॉपिंग बैग पे डाली। उसमें से चंद स्वेटर्स और एक जैकेट झलक रही थी, बच्चे के साइज़ की। वो वापस साइड वॉक पे चलने लगी तो माहिर ने देखा टोपी के पीछे टैग भी लटक रहा था, जिसे माला ने नहीं देखा था। तुम उसके लिए शॉपिंग करती रहती हो, आज की है क्योंकि माला ने खुश लबों पर ज़बान फेरी। आज मुझे म्यूज़ियम में आलियान मिला। सरकार आलियान? फिर चेहरा मोड़ के माहिर को देखा, जो बीच साइड वॉक के रुक गया था और उसे यूं देख रहा था जैसे उसका दिमाग चल गया था। क्या मतलब? कशमाला मुबीन ने गहरी सांस लिया। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ से ट्रैफिक तेज़ी से गुजर रहा था, 5 कार्स, 2 बाइक्स और एक वाटर ट्रक के गुजरने तक वो तमाम किस्सा सुना चुकी थी, सिवाय उस आखिरी बात के। नहीं, मैं समझा नहीं। उस लड़के ने एतराफ़ किया कि वो सरकार है और तुम्हारा बेटा उसके पास है। हाँ, उसने शाने झटके। मैं कहती थी ना, सरकार वजूद रखता है। नहीं, मगर क्यों? वो क्या चाहता था? उसने थूक निकला। पता नहीं, उसने कोई मुतालबा किया होगा, कोई तावान, कोई शर्त। नहीं, उसने सर दाएं बाएं हिलाया। फिर वो तुमसे मिलने क्यों आया? सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने? वो गौर से उसकी आंखों में देख रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़का। उसने उसने बस यही बताया कि बदर का कसूर ज़ियाद का बेटा होना है, इसलिए उसने उसे अगवा किया। और फिर से थूक निकला। वो उसे वापस कर देगा। कब? उसने और कुछ नहीं बताया, बस ऐसी ही अजीब सी बातें करके वो चला गया। मैं इतनी शॉक थी, या उसने कुछ किया था मेरे साथ, मैं उसे रोक नहीं सकी। लेकिन माहिर नफ़ी में सर हिला रहा था। नहीं, वो सिर्फ ये बताने नहीं आया था, उसका कोई मकसद होगा। फिर रुक के उसे देखा, यूँ कि आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ रखी थी। आर यू श्योर? उसने और कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। माहिर चल में उसे देखता रहा। वो चल में बहुत भारी थे। उसे अपना चेहरा बिल्कुल मुतमईन रखना था, अलबत्ता उसकी पलकें लड़ रही थी। ओके, तमाम, उसका मकसद सामने आ जाएगा। वो खामोशी से चलने लगा। किन अखियों से वो उसकी टोपी के नीचे लटकता टैग देख सकता था। एक दफ़ा कुछ कहने लगा, लेकिन वो सड़क अबूर कर रही थी। सामने शोर लाइन थी और उसके पार बोस्फोरस का स्याह पानी जो इमारतों की रोशनी में झलमला रहा था। शायद वो ज़ियाद का साथी हो। वो दोनों पानी के किनारे रखे ऊंचे पत्थरों पर बैठ गए तो वो इस्तांबुल की स्काई लाइन को देखते हुए कहने लगा, साथ ही होता तो ज़ियाद के बेटे को क्यों अगवा करता? वो उसी तेज़ी से बोली, फिर गहरी सांस ली और आवाज़ धीमी की। मैं ये नहीं कह रही कि ज़ियाद बदल गया या एकदम से अच्छा हो गया, नहीं, लेकिन एक दफ़ा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम हर दफ़ा दुरुस्त होते होगे, लेकिन इस दफ़ा मैं भी गलत नहीं हूँ। सरकार है और बदर उसी के पास है। माहिर ने सर इस बात में हिला दिया। शायद वो तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश करे। उसके जहन की जमा तफरीक जैसे पूरी नहीं पड़ रही थी। कुछ था जो गलत था, मिसिंग था। तुमने कहा था मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। वो चौंका, फिर उसे देखा जो साथ पत्थर पर बैठी थी और उसकी सब्ज आंखों में 2 रोशन इमारतों का अक्स झलमला रहा था। पूछो, वो हल्का सा मुस्कुराया। माला चल्लम ने उसकी आंखों में देखती रही। तुम बदर का नाम क्यों नहीं लेते? माहिर की मुस्कुराहट सिमट गई। चेहरा वापस पानी की तरफ फेर लिया। क्या इसलिए कि वो ज़ियाद का बेटा है? पानी पे दूर से एक फेरी तैरता हुआ आ रहा था। उसके अर्शे पे म्यूज़िक और शोर की आवाज़ें थीं। गुब्बारे भी लगे थे, जैसे कोई पार्टी अरूज पे थी। तुम्हें मेरा कॉफ़ी ऑर्डर याद था? बहुत देर बाद वो बोला। वो खामोशी से सुनहरी चादर में डूबे पानी को देखे गई। मगर आज मेरी कॉफ़ी बनाते हुए तुम वो नहीं थी जैसी वैनकूवर में होती थी। वो लड़की तल्ख थी, खौफज़दा। गुस्से में तुम बदल गई हो, बल्कि तुम उस माला जैसी बन चुकी हो जिससे मैं पहली दफ़ा मिला था, ओशन में जॉब इंटरव्यू के वक्त। क्राइसिस से पहले की माला। वो मुस्कुराई। वो उसकी पुरसुकून ज़िंदगी को बदलने वाले दिन से पिछली सुबह की बात कर रहा था। वो माला ठंडे मिजाज की थी, मुस्कुराने वाली और मेहरबान। उसके अंदर अमन था जो मेरे अंदर नहीं था। शायद मैं इसी अमन को तलाश कर रहा था। क्राइसिस हमें बदल देता है, लेकिन अगर हम इसको हरा दें तो अपने असल की तरफ वापस पलट जाते हैं। तो मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैं भी वैसा नहीं था जैसा शम्स ने मुझे बना दिया। शम्स, मेरे बाप का बॉडीगार्ड, जिसने मेरी माँ पे सहरे इश्क किया था। वो नगीना बेगम का क्लाइंट था। ओह, उसने मेरे बाप पे सहरे मर्ज किया था, जिससे उनको ट्यूमर हो गया, या शायद ट्यूमर उनकी किस्मत में था। जादूगर यूं ही गुनाहगार हुआ। और तुम्हारी माँ ने उनकी डेथ के बाद? नहीं, डेथ से पहले, जब वो बीमार थे, तब माँ ने उन्हें छोड़ दिया और शम्स से शादी कर ली। उसका मुंह खुल गया। फिर संभल के जल्दी से बोली, आई एम सॉरी। बैरबल ने समझौता कर लिया। मैं नहीं कर सका। आई एम सो सॉरी माहिर। वो उसे देख रही थी और वो अपने जूतों को उसकी माँ ने उसकी गर्दन झुका दी थी।
अब्बा ने माँ को अपनी दौलत से महरूम नहीं किया, लेकिन मैं जानता था शम्स की नज़र उसी दौलत पे है। वो किसी न किसी तरह हमारी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की, मगर अब्बा के बाद मालिक और मैं एक पेज पे रहे। हमने माँ को बहुत से कानूनी तरीक़ों से इस दौलत को ज़ाया करने से रोक के रखा। फेरी के अर्शे पे शोर मचाते नौजवानों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। वो खुश थे, या शायद दुनिया को यकीन दिलाना चाह रहे थे कि वो खुश थे। इस वक्त हम में से कोई जादू जिन्नात पे यकीन नहीं करता था। जब शम्स किसी कानूनी तरीके से कंपनी में दाखिल ना हो सका तो उसने रूहानी तरीके अपना लिए। उसने मेरे ऊपर कुछ करवाया। मुझे आवाज़ें आने लगी और मेरा पैरानोया शुरू हो गया। खौफ इन चीज़ों की ख़िज़ा है। माँ के इस अमल से पहले मुझे ठंडे मिजाज का आदमी इंसान था, लेकिन शम्स के आने के बाद, क्राइसिस के बाद, मैं तल्ख हो गया, गुस्से वाला। मेरा गुस्सा काबू नहीं होता था और वही मेरी कमज़ोरी बन गया। गुस्सा और खौफ, जिन्नात इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसने घुटने सीने से लगा लिए और थोड़ी उन पर रख के उसे देखे गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता, अब सामने देख रहा था। इमारतों की रोशनी उसकी आंखों में भी झलमलाने लगी थी। समरीना ने मुझे एहसास दिलाया कि रूहानी ताकतें वजूद रखती हैं, मगर मैं इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सका। मैंने समरीना पे भी हमला किया। समरीना ठीक है? उसने निगाहें चुरा ली। दिल में कलक सा उभरा। डोंट वरी, वो महफूज है। ज़ियाद उसको कभी नहीं तलाश कर सकेगा। पानी अब पुरसुकून होने लगा था, क्योंकि फेरी अपना चक्कर मुकम्मल करके उनसे दूर जा रही थी। मालिक हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा था। वो चाहता तो अब्बा के मरने के बाद हमारी दौलत में नकब लगा सकता था। उस दौलत में उसका हिस्सा बहुत कम था, लेकिन उसने अमानत का हक अदा किया। उसने कंपनी को बचाए रखा। मगर माँ और शम्स ने उसको भी कंफ्यूज कर दिया। मेरा साइकोसिस उससे दिखाई दे रहा था। मालिक जादू को नहीं मानता था, इलाज को मानता था। उसने मुझे माँ के साथ मिलकर ज़हनी अमराज के अस्पताल दाखिल करवा दिया। माही ने गर्दन उठा के से आसमान को देखा। बादल हर तरफ फैले थे, अंधेरे पे अंधेरा। दरमियान में कहीं से चांद झलक रहा था, आधा चांद। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मालिक की रिपोर्ट करने पे वो मुझे लेने आए थे, किसी मुजरिम की तरह। उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, फिर वो मुझे राहदारी में ज़बरदस्ती आगे ले जा रहे थे। वो चांद को देखते हुए कह रहा था। तब हिलाल ने मुझे रोका था और उसने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तब वो वहाँ नहीं होगी। हिलाल ऐसी पुरस्रार बातें किया करती थी, लेकिन तब उसने वो नाम लिया था कि वो उसका इंतज़ार करेगी, वो उसे बचा लेगा। बदर, माहिर ने इस बात में गर्दन हिलाई। अगले चंद माह जो असाइलम में गुजरे, ये नाम मेरे जहन पे दस्तक देता रहा। कौन बदर? वो किसकी बात कर रही थी? जब मैं अपने खौफ का मुकाबला करके तंदुरुस्त होकर बाहर आया, तब तक बहुत सा नुकसान हो चुका था। ज़ियाद ने मेरी माँ को मार दिया था। हिलाल गायब थी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की टूटी किरचियाँ समेटी और अपने असल की तरफ वापस लौटा। खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की और हिलाल को ढूंढने लगा। लेकिन ये नाम हमेशा जहन में रहा। ये नाम वाहिद लीड था जो मुझे हिलाल तक ले जा सकता था। दरमियान में कहीं नाम आए, कशमाला मुबीन, आलियान सादान, कबीरा बेगम, मगर बदर को कोई नहीं जानता था। अब कि उसने गर्दन मोड़ के माला को देखा, उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं इसलिए उसका नाम लेने से नहीं हिचकचाता क्योंकि वो ज़ियाद का बेटा है, बल्कि इसलिए कि वो मेरा एक ट्रॉमा है। मुझे वो दिन याद आता है जब वो मुझे किसी कैदी की तरह एम्बुलेंस में डालने ले जा रहे थे और राहदारी की दीवार पर मून फेजिस के स्टिकर्स लटक रहे थे। बदर से हिलाल और हिलाल से बदर तक चंद सानिये खामोशी से कट गए। फेरी दूर जा चुका था और आवाज़ें दम तोड़ गई थी। क्या तुम कभी मुकम्मल तौर पे हील हो सकोगे माहिर? कोई भी मुकम्मल तौर पे कभी हील नहीं हो सकता माला। मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, इस उम्र में तो कभी नहीं। बस हर वक्त खुद पे काम करना पड़ता है अपने असल से करीब तरीन जाने के लिए। तुमने कभी अपनी माँ को माफ़ नहीं किया। माफ़ करने से हीलिंग कहाँ होती है? फिर वो उसकी तरफ घूमा और मुस्कुरा के उसे देखा। अब बताओ, मेरी दी हुई तकलीफ़ का रंग ब्राउन क्यों था? वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। तुम्हारी दी गई तकलीफ़ जब भी याद आई, तुम्हारा चेहरा याद आया। और उसकी आंखों में देखते हुए अब्रू से इशारा किया। एक लम्हे के लिए माहिर ने ना समझी से उसे देखा। ओह, फिर वो बेख्तियार हंस दिया। वो इस रंग को माला से जुड़ी चीज़ों में ढूंढता आ रहा था। वो रंग तो उसके अंदर था। अब तुम बताओ, पर्पल क्यों? ये डील नहीं हुई थी। मैं अपने हिस्से का जवाब दे चुका हूँ। वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो रहा था। हम एक नई डील कर सकते हैं। मगर वो नफ़े में सर हिला रहा था। वो उठ के उसके पीछे आई। तुमने ज़ारा से मंगनी क्यों की? वो वहीं पानी के किनारे रुक गया, गहरी सांस लेकर सोचा। नो फिल्टर, जैसे उसे इजाज़त मांगी। उसने इस बात में सर हिलाया। मालिक बीमार था और मैं गिल्टी। मैं उसे उसकी ज़िंदगी की आखिरी खुशी देना चाह रहा था। फिर तुम उससे इतना डिटैच्ड क्यों हो? माहिर ने अब्रू उठा के देखा। यानी तुम्हारी शादी होने वाली है, इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, लेकिन तुम नहीं हो। वो रुक रुक के कह रही थी, उसके चेहरे को बगौर देखते हुए। उनके ताल्लुक़ की गहराई कितनी थी?
तुम्हें एकदम से ज़ारा का ख्याल क्यों आया? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती और तुमने मुझे अपने साथ वाला अपार्टमेंट दे दिया है। क्या वो ये बात जानती है? वो ये जानती है कि मैंने तुमसे तुम्हारी मदद का वादा किया है। इसके लिए मुझे जो करना हुआ मैं करूँगा। बाकी उसने मुझसे मंगनी मुझे जानते हुए की थी। मेरा लाइफस्टाइल, मेरा काम उसको सब मालूम है। क्या तुम उसके साथ भी यहाँ वॉक करने आते हो? वो दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ सड़क थी, दूसरी जानिब पानी। दोनों ही तारीख थे। नहीं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमने बहुत सी पिकनिक्स और वेकेशंस एक साथ किए हैं। कुछ भी नया। वो रुक गया और सर झटका। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे और ज़ारा के रिलेशनशिप की फ़िक्र है। तुम ज़ारा के लिए फ़िक्रमंद हो या अपने लिए? अपने लिए? माला ने दोबारा पलकें झपकाई। वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद तुम्हें ये खौफ है कि अगर तुम माहिर फरीद की शख्सियत को करीब से जान लो तो तुम्हें उससे मोहब्बत ना हो जाए। माला ने गहरी सांस खींची। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हुई तो तुम्हारी शख्सियत की वजह से नहीं होगी। वो चौंका, सांस रुक गया। फिर किस लिए होगी? तुम्हारे पैसे के लिए होगी ना? बहुत पसंद है मुझे पैसा। ज़िंदगी बदल जाएगी मेरी, आंखें घुमा के कहा और सर झटकती आगे बढ़ गई। वो ज़ोर से हंस दिया। वो आगे जा रही थी और उसकी टोपी की गेंद दाएं बाएं झूल रही थी। मेरी कार उस तरफ पार्कड है। वो बेगती से मुखालिफ सिमत में जा रही थी जब माही ने पुकारा, और मेरी बस यहाँ से आएगी। मुड़े बगैर बाजू लंबा करके इशारा किया। हमारी एक ही मंजिल है माला। वो जैसे थक गया था। रास्ते अलग हैं। उठे, हाथ की 3 उंगलियां हिलाई और आगे बढ़ती गई। वो वहीं खड़ा कितनी ही देर उसे दूर जाते देखता रहा। उसकी कही बात से चेहरे पे आई मुस्कुराहट अभी तक मौजूद थी। फिर सर झुकाया और उंगली में पहनी अंगूठी देखी तो मुस्कुराहट थमी। हकीकत ने जैसे दिमाग के 14 तबक खोल दिए थे। माही ने दोबारा चेहरा उठाया। वो दूर चलती जा रही थी। पहलू में शॉपिंग बैग उठाए जिसमें उसके बच्चे के कपड़े थे। वो बच्चा जिसको लेकर वो यहाँ से चली जाएगी, ये कशमाला मुबीन की हकीकत थी और वो फिर से वही गलती कर रहा था। वो उसकी हकीकत को भूलने लगा था और अपनी भी। माहिर से उसकी अगली मुलाकात सुबह ऑफिस की लिफ्ट में हुई। वो बाहर निकल रहा था और वो अजलत में अंदर जाने लगी थी। माहिर, पुलिस कमिश्नर ने बुलाया आलियान का स्केच बनवाने, तुम चलोगे? उसने चंगेज़ की कॉल के बाद माहिर को मैसेज भी छोड़े और कॉल्स भी की, लेकिन जवाब न दारुद। अब दिखाई दिया तो छूटते ही पूछा, नहीं बिज़ी हूँ। वो उससे निगाह मिलाए बिना आगे बढ़ गया। मैं फिर अकेली चली जाऊँ? वो लिफ्ट के दरवाज़ों के दरमियान खड़ी एड़ियों पे घूमी क्योंकि वो मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ता जा रहा था। सर को खफीफ सा खम दिया। माला ने अचंभे से उसे देखा। वो एक दफ़ा भी नहीं पलटा। कान में हैंड्स फ्री भी नहीं थे। शायद उसकी तबीयत ख़राब हो या किसी सोच में हो, और उसके काम भी तो बहुत होंगे। वो फारिग थोड़ा ही था। यकीनन सुर्ख हमारत का कोई नया मसला होगा। वो पहले ही उसका बहुत वक्त लेती थी और इस मुलाकात में माहिर की ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद को तसल्लियाँ देती लिफ्ट में सवार हुई। धाती दरवाजे आपस में मिलने से पहले माला ने देखा माहिर एक आर्किटेक्ट के कैबिन पर झुका उसकी स्क्रीन को देखता कुछ कह रहा था। तो ये था इसका चौथा पार्ट। मिलते हैं इसके 5वें पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।